तो आपको तो पहले से पता था कि आज टेस्ट होने वाला है संडे का, आपको 2 टेस्ट आप दे चुके होंगे आशा है। जनरल स्टडी का पोर्शन हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होगा, जितना मार्क्स आपका आएगा जरूर लिखिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर लिंक नहीं खुलता है तो जाके चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, वैसे भी खुल जाएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए और क्यूज वगैरह के लिए डेली रात को 10 बजे मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो उसको इन्जॉय कीजिए। फ्री पॉकेट का सारा मटेरियल है, कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कंटेंट बहुत अच्छे दर्जे का रहता है, मुझे पता है, किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी जितना मार्क्स आप लोग स्कोर कीजिएगा जरूर लिखिएगा, जितना मार्क्स आप स्कोर कीजिएगा 30 क्वेश्चन में से जरूर लिखिएगा। तो चलिए आप लोग को देखना है कि विच इज नॉट करेक्टली मैच। एक बहुत ये कुछ पोजीशन है, देखे होंगे बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं वो किस नंबर पर अपॉइंट किए गए हैं या वो किस पोजीशन पे हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट रहता है, वो किस नंबर के हैं, तो यही सारा पोजीशन है उनका। तो कौन इसमें करेक्ट मैच नहीं है बताना है। आरबीआई गवर्नर बोला जा रहा है शक्तिकांत दास के बारे में, 25 नंबर के हैं। उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है रामनाथ कोविंद जी के बारे में, तो 14 नंबर के बोला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सुशील चंद्रा भी हैं, 24 नंबर के बोला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के बोले जा रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि एम वेंकैया नायडू है, 13 नंबर के बोले जा रहे हैं। और फाइनेंस कमिश्नर एनके सिंह है, उनको बोला जा रहा है 16 नंबर के हैं। तो कौन इसमें सही नहीं है। वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, टेंशन मत लीजिएगा। जहां जहां आपको टेंशन नहीं होगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो एक लाइक कम से कम दे दीजिएगा यार, इतना थोड़ा सपोर्ट करो यार। यार आप लोग ना इतने सारे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। सामने दिखता है बटन जी, कर दिया कीजिए। कोई चीज़ कोई काम करा है तो सपोर्ट किया कीजिए। तो हो गया यहाँ से, तो देख सकते हैं यहाँ पे तो क्या हो गया आंसर इसका। इसका आंसर यहाँ से चला जाएगा। तो फाइनेंस कमिश्नर एनके सिंह जो है 16 नंबर के नहीं है, फाइनेंस कमिश्नर जो है 15 नंबर के ही हैं। अब हुआ क्या था इनके साथ, तो समझिए। आपको पता होगा कि इनका टाइम पीरियड 2015 से 2020 तक था, लेकिन कोविड-19 के चलते इनका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंड कर दिया गया, 2021 से लेकर 25 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि 16 बन गए, नहीं, इस इनका टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है, तो 16 नंबर का नहीं माना जाएंगे या 15 नंबर का ही माना जाएगा। तो यही आपका F नंबर गड़बड़ी था। बाकी सारा देख लीजिएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 25 नंबर के हैं। उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद 14 नंबर के हैं। और हाँ, 14 नंबर वैसे लिए जा रहे जो आप लोग देखे होंगे, जो वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट था उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है ना। चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा 24 नंबर के हैं। सीजीआई है एनवी रमन्ना, 48 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 124 के तहत आते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह देख लीजिएगा, जो कहाँ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो यही तो है, उसके ऊपर आर्टिकल 324 के तहत आता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिएगा, एम वेंकैया नायडू 13 नंबर के हैं। और द फाइनेंस कमिश्नर आपको देख लिया एनके सिंह 15 नंबर के हैं। तो सारा देख लीजिएगा अच्छे से। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। क्वेश्चन आ चुका है पास्ट में झारखंड के एग्जाम में भी। अब झारखंड का डीजीपी कौन है ना, अभी सब आएगा, अभी एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अनेकांतवाद जो है से इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसका जो है से अनेकांतवाद जो है से एक सिद्धांत है और दर्शन है, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का, सिखिज्म का या फिर वैष्णविज्म का। तो इसको बताइए कौन है। तो देखिए जो अनेकवाद का सिद्धांत आपको गड़बड़ हो रहा है। अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वह जैनिज्म से देखने को मिलेगा। कि हमें किससे मिलेगा, जैनिज्म से। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ से जैनिज्म के बारे में। तो जैन में टोटल आपको पता है ना कि 2 काउंसिल हुआ था, आपको पता होगा। जैन के फाउंडर कौन थे, जैन जो आप लोग देखने को मिलेगा जैन धर्म और फाउंडर कौन थे, तो जैन धर्म के फाउंडर थे आपके ऋषभ देव। क्या थे, ऋषभ देव। और ये तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि झारखंड में जो पारसनाथ टेम्पल आप लोग देखने को मिलता है, पारसनाथ आपको पता है ना, पारसनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। क्या थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उनके नाम पर ही जो पारसनाथ टेम्पल बना पड़ा है। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, जो कि लास्ट महावीर थे। और कहा जाता है कि 24 में से 20 जो तीर्थकर थे उनका जो निवारण हुआ था, महापरिनिवार, वह ऐसे आपका यही पारसनाथ टेम्पल पर ही हुआ था। ओके, पारसनाथ टेम्पल जो है से सबसे जो है से झारखंड का ऊंचा पहाड़ी देखने को मिलेगा, 1365 मीटर है या 4431 फीट आपको देखने को मिलेगा इसका हाइट सी लेवल से ना। तो जैनिज्म के बारे में यहाँ से हो गया। तो ये सब कुछ झारखंड के पर्सपेक्टिव में भी याद रखा जाए, गिरिडीह में पड़ेगा या। ओके चलिए, बाकी जैनिज्म का फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, जैनिज्म का फर्स्ट काउंसिल आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्रा में हुआ था फर्स्ट काउंसिल। सेकेंड काउंसिल हुआ था आपका वल्लभी गुजरात में ना, तो इसको याद रख लीजिएगा। फर्स्ट में चेयरमैन थे अस्तुल भद्र ना, और सेकेंड में आप लोग को देखने को मिलेगा नाम थोड़ा सा इनका टेढ़ा मेढ़ा आप लोग देखने को मिलेगा, देवाधी कासन मन समना ना, तो ऐसे कुछ नाम था इनका, देवाधी काम समन्ना कुछ करके देख लीजिएगा। ओके, आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं डी और डी के याद रख लीजिएगा शॉर्ट में ना, तो आपको याद हो जाएगा। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, पढ़िएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ से जैनिज्म इसका आंसर हो गया। बाकी बुद्धिज्म के बारे में जान लीजिए, तो यहाँ से बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बुद्धिज्म को देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कितना कितना काउंसिल हुआ था। ओके, तो आइए बुद्धिज्म का फर्स्ट काउंसिल आप लोग को देखने को मिलेगा।
फर्स्ट काउंसिल देखने को मिला था राजगिरी में, टोटल 4 काउंसिल हुआ था। सेकंड देखने को मिला वैशाली में, थर्ड देखने को मिलेगा आपको पाटलिपुत्रा में, और फोर्थ देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, फोर्थ मिला था जम्मू कश्मीर में ना, तो देख लीजिएगा। फर्स्ट में जो राजगिरी हुआ था फर्स्ट काउंसिल, उसमें अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। वैशाली में जो हुआ सब काला अशोक के टाइम में हुआ था। पाटलिपुत्र में जो हुआ था वो कौन थे, अशोका के टाइम में था। और जो चौथा हुआ था कश्मीर में वो कनिष्क के टाइम में हुआ था ना, तो ये सब याद रख लीजिएगा। जो अजात शत्रु थे हरेंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और जो यहाँ से देखने को मिलेगा सेकंड में काला अशोक, वो आपको देखने को मिलेगा शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग डायनेस्टी से थे। उसके बाद अशोका के बारे में तो कौन बोल सकता है, मौर्य डायनेस्टी से, और कनिष्क आपका कुषाण डायनेस्टी से देखने को मिलेंगे। तो ये सब कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। और क्या बचा, सिखिज्म के बारे में हो गया। चलिए सिख धर्म के संस्थापक आपको पता है ना किसको माना जाते हैं, चलिए थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। सिख धर्म के संस्थापक आपको देखने को मिलेंगे गुरु नानक देव ना, गुरु नानक देव। इनका तलवंडी गुजरात तलवंडी में इनका बर्थ प्लेस है, जो पाकिस्तान में चला गया ना, तो गुरु नानक थे। और 10 टोटल गुरु हुए थे आपको देखने को मिलेगा सिख में। ओके, तो और सिखिज्म थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ना, इनका जो फिफ्थ गुरु थे अर्जन देव। अर्जन देव जो है से आप जो गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा वो बनाए थे। और जो सेकेंड गुरु थे गुरु अंगद, वो अंगद गुरु क्या किए थे, वो जो थे आपके वो जो थे कहाँ से जा रहा है, अरे यार पंजाबी भाषा की लिपि कौन है, गुरुमुखी, तो गुरुमुखी लिपि को किए थे। और एक चीज़ याद रखिएगा, पांचवा गुरु थे और नवा गुरु, पांचवा और नवा गुरु को जो है से मुगल काल में इनको जो है से सूली पे चढ़ा दिया गया था। जैसे कि देखे होंगे जो पांचवा गुरु अर्जन देव हैं, इनको औरंगजेब चढ़ा दिया था, क्या चाहिए, औरंगजेब। और जो पांचवा गुरु को किए थे जहांगीर, पांचवा गुरु को चढ़ाए थे जहांगीर पहले थे, और नवा गुरु को औरंगजेब ऐसे चढ़ा दिया था सूली पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अब 10 गुरु हुए थे, अब बाकी आप जो आगे गुरु कोई नहीं होता है, सारा सिस्टम आपको सिखिज्म में देखेगा गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार चलता है। ओके, क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, एंडोस्कोप यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द पेशेंट्स स्टोमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत क्वेश्चन एंडोस्कोपी वगैरह किया जाता है, तो किस उस पर मतलब पेट का आंतरिक हिस्सा है, तो आंतरिक हिस्सा में आप लोग कैसे देखिएगा, एक्सरे वगैरह से तो दिखेगा नहीं कि अंदर में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे एंडोस्कोपी प्रोसेस किया जाता है, एक लंबा पाइप जैसा नली जैसे आपका बॉडी में डाल दिया जाता है मुंह के थ्रू, और वो सीधे आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को देखता है। तो उसमें डॉक्टर लोग देखते हैं अपना कि मतलब क्या प्रॉब्लम आपका पेट अंदर में है, ठीक है, और उसके बाद आपको क्योर करने के लिए दवा देते हैं। तो वह जो बोला जा रहा है कि जो इंडोस्कोपी वगैरह होता है प्रोसेस इंडोस्कोप, तो वह किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल होना चाहिए था ना, टोटल इंटरनल लगा दूंगा यहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पे कार्य करता है, तो इसका आंसर देखने को मिलेगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह कार्य करता है इंडोस्कोपी वगैरह। ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यही होता है, इतना सारा अगर कुछ पार्टिकुलर एंगल पे यहाँ से क्रिटिकल एंगल जो होता है यहाँ से जब गुजरता है लाइट, तो उसी मीडियम में आ जाता है, यानी कि अंदर ही में परावर्तन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादा अंदर मत जाइएगा, लेकिन देखिए यहाँ से कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। एक माइरेज फिनोमेना आता है, MIARAG, माइरेज मतलब मरीचिका होता है। तो देखे होंगे कि जब रोड वगैरह पे पानी जैसा आपको महसूस होता है, तो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होता है। और बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ब्रिलियंस देखने को मिलता है डायमंड में, वो भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। तो दो चीज़ याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। और ये देख रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये जो है काम करता है आपका एंडोस्कोपी। एक और फिनोमेना है लाइट पाइप, क्या होता है, लाइट पाइप जो है सिग्नल वगैरह में आप लोग यूज करते हैं ना, लाइट पाइप जो है सिग्नल में यूज होता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही कार्य करता है। क्यों, क्योंकि उसमें डाटा जो ट्रांसमिशन होता है उसका लॉस बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब होता ही नहीं है, नल बट नील होता है एकदम, इसीलिए यूज कर सकते हैं। समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द मुस्लिम स्कॉलर हु एकम्पनियड मोहम्मद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द विजिट टू इंडिया वाज। कहना जा रहा है कि जब जो मोहम्मद गजनी थे जब भारत आए थे, तो उनके साथ कौन सा मुस्लिम स्कॉलर आए थे, इब्न बतूता, अल बरूनी, अमीर खुसरो, या फिर फरिश्ता। तो बताइए तो वह कौन थे, तो वह थे अल बरूनी ना। अल बरूनी जो थे साथ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो मोहम्मद जो गजनी थे वो आए थे। मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान के थे ना, अफगानिस्तान के थे, याद रखिएगा। अल बरूनी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, यह ईरानी स्कॉलर थे ना, ईरान के बारे में थे, ईरानी स्कॉलर। अब ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखे हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद। क्या है, किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। तो यह बुक लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रख लीजिएगा। इब्न बतूता जो है मोरक्को के थे, क्या थे, मोरक्को के थे। और ये जो है आपका बुक लिखे हैं रिहाला, क्या लिखे हैं, रिहाला बुक लिखे हैं। अमीर खुसरो को आप लोग पैरेट ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। ओके, अमीर खुसरो पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। और फरिश्ता जो है देखने को मिलेंगे, ये आपको ईरान के थे ना। अब द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान बुक लिखे हैं, द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान बुक फरिश्ता के द्वारा लिखा गया है।
तो कुछ कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा। आंसर आपका अल बरूनी हो गया ना। अल बरूनी कहाँ के थे? ईरान के थे। मोहम्मद गजनी के साथ आए थे और किताबुल हिंद बुक लिखे हैं। इब्न बतूता मोरक्को के थे। रिहाला बुक लिखे हैं, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो को पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। फरिश्ता एक बुक लिखे हैं, ये भी आपका कहाँ देखने को मिलेंगे? ईरान के स्कॉलर थे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान बुक लिखे थे फरिश्ता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनवरी 26 वाज ऑब्जर्व्ड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज। आप लोगों को पता होगा जनवरी 26 था, उसमें संविधान को हम लोग लागू किए थे। क्या थे? संविधान लागू किए थे। तो उसके पीछे आखिर रीजन क्या था? तो इट वॉज द कंसिडर टू बी एन ऑस्पिशियस डे, बहुत इसको हम शुभ दिन मानते थे। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942, जो कि पूरा तरह से सबको पता चल गया वो गलत हो गया। द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड एज इट द इंडिपेंडेंस डे इन 1930 और नॉन ऑफ द एबव। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए कि जो आंसर सी होना चाहिए कि कांग्रेस क्या किया था 1930 का सेशन, आपको पता होगा 1930 का सेशन वगैरह में। तो उसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस जो है से मतलब पहली बार जो है से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। लेकिन सबसे पहला बार मांग किया गया था 1929 में। उसमें दोनों सेशन जो 1929 1930 था, वह दोनों जो है सेशन को हेड किए थे आपको जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। आपको याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह। 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। लेकिन पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस हम 1930 मनाए थे और डेट था 26 जनवरी। इसीलिए 26 जनवरी को ही चुना गया कि हम लोग उस दिन ऐसे संविधान वगैरह को लागू करना है और बाद में आप लोग गणतंत्र दिवस उसी का मतलब उपलक्ष्य में मनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें पूरा प्रोसेस हमारा हिस्ट्री में हुआ था। क्लियर? और आपको पता होगा कि अब एक पार्टी को लेकर ऐसा क्या चला गया। तो देखिए, पार्टी अगर कोई चीज़ कर रही थी तो पहले आपको पता होगा कि आज़ादी के पहले ज़्यादा पार्टी थी नहीं, एक ही पार्टी नहीं था, बहुत सारे कुछ कुछ छोटे-मोटे पार्टी थे, तो उन लोगों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था नहीं। बस आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी, 1885 में इसको फॉर्म किया गया था। तो उस समय एकमात्र पार्टी थे। तो उस समय के लोगों को ना, लोग जो है से पार्टी को, जो पार्टी के लोग थे उनको भगवान की तरह देखते थे, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि वही लोग जो हैं से आपको पता होगा कि भारत को आज़ाद कराने में बहुत उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो उनका सब चीज़ माना गया। तो सब चीज़ देखते हैं हम लोग, वही सारा काम किया गया था। तो ये सारा कॉन्सेप्ट सारा है 1930 में आपको देखने को मिलेगा। पहली बार जो है से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में आप लोग 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो क्वेश्चन क्लियर होगा, आई होप के समझ में आ चुका होगा, याद रख सकते हैं। 1929 में पहली बार मांग किया गया था और मनाया गया था, दोनों में अंतर है। उस समय लाहौर का सेशन था 1929 में। हेड कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। मेटामॉर्फिक रॉक्स ओरिजिनेट फ्रॉम। अब बताइए कि मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसको आप लोग रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं, की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने, सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछटी चट्टाने, बोथ इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स, या फिर नन ऑफ दीज ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए, जो रूपांतरित चट्टाने होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह, जो मार्बल वगैरह देखते होंगे, तो वो आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टाने से बनते हैं, यानी कि इग्नियस और दोनों तरह का सेडिमेंट्री रॉक से बनता है। आइए थोड़ा सा फॉर्मेशन समझा देते हैं अच्छा से। देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ से इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक से आप लोग देखिए मेटामॉर्फिक रॉक जो है सब लोग कहाँ से बना? हीट और प्रेशर में आप लोग मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरी बात, जब सेडिमेंट वगैरह बना तो सेडिमेंट्री रॉक्स बना, और सेडिमेंट्री रॉक जो है हीट एंड प्रेशर से दोनों से जो है मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि जो रूपांतरित चट्टाने हैं, दोनों से इग्नियस रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से फॉर्म हो सकता है। वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है, और ज़्यादा स्लो चलूंगा तो मतलब कुछ फायदा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए, अब वीडियो ना बहुत दिन से लेट हो रहा है। सारा चीज़ ऐसा होने का पीछे का रीजन है लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ कुछ पता नहीं चलता है। ब्रेन तो कभी कभी काम करना मतलब बंद कर देता है ऐसे सिचुएशंस में। तो चलिए, तो यही हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक दोनों से फॉर्म होता है। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, कुछ टाइप के जो रॉक्स होते हैं आपको तो याद रखने, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा, जो इस ग्रेनाइट है, क्या है? ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक में आता है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन आता है, लाइमस्टोन आता है, सेल आता है, जिप्सम वगैरह, कैंग्लोमोरेट। तो ये सारा कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स आता है। मेटामॉर्फिक रॉक में मार्बल सबसे ज़्यादा पूछते हैं, मार्बल और स्लेट और जिनेसिस, क्वार्टजाइट भी देखने को मिलेगा, जैसा मेटामॉर्फिक रॉक है। समझ गए? लाइमस्टोन को चूना पत्थर बोलते हैं ना, लाइमस्टोन और मार्बल दोनों का फॉर्मूला बंद होता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर? इग्नियस रॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट आएगा ना। तो आप लोग को समझ चुके होंगे सारा। देख लीजिएगा, आंसर आपका क्या आ गया? आंसर जो है से आपका बोथ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ चुके होंगे। लिस्ट जरा देख लीजिएगा। ये जो संडे का टेस्ट हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मैं दे के बना रहा हूँ, तो वीडियो जो है से आपको बहुत आई होप के समझ में आ चुका होगा ना, और अच्छा लग रहा है नहीं? फीडबैक शुरू दीजिएगा, कैसा लगता है। आप लोग के फीडबैक से तो चलता है सारा चीज़। अगर आप लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो फिर आगे पार्ट बनाऊंगा ही नहीं। और मुझे लगता है ना, देखिए
मुझे लगता है कि चीज़ अच्छा है, तो इसीलिए मतलब खुद तो पता चलता है ना कि हाँ वीडियो कैसा है, तो कुछ पता चलता है कि ठीक है, तो इन्जॉय कीजिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आगे बोला जाता है कि फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज, थोड़ा सा वीडियो फास्ट रहेगा ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, संडे को इतना ज़्यादा धीरे धीरे मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ ना, थोड़ा सा आदत डालिए, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में ही पढ़ाऊँगा, तो थोड़ा थोड़ा आदत डाल लीजिएगा तो धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। तो फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक बिकॉज, अब देखिएगा कि कोई बर्फ जम चुका है कोई लेक वगैरह में, तो उसमें अंदर में मछली कैसे रह पाता है भाई। तो फिशेस आर वार्म ब्लडेड एनिमल, जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फिश वार्म ब्लडेड नहीं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। फिश हाइबरनेट इन आइस, हाइबरनेट कर जाता है। वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, आइस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सब कुछ कुछ जैसे फालतू की बातें बोल दिया जा रहा है। सही आंसर सी होगा ना, सही आंसर सी होगा, वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज। वाटर जो होता है ऐसा क्या होता है, वाटर जो होता है जो बॉटम में होता है, यानी कि अगर देखिएगा झील वगैरह, तो ऊपर का तो पानी जम जाता है, जगह पानी जम जाता है, और उसका मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जम जाता है तो उसके बाद फ्लोट करने लगता है बर्फ पर, सॉरी पानी पर, और पानी नीचे जो है जमता नहीं है, तो रीजन है कि पानी नीचे जमता नहीं है, तो मछलियाँ नीचे रह जाती है। हाइबरनेट इन लोग नहीं करता है, हाइबरनेशन एक प्रोसेस होता है जब देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह होता है, ओके, चाहे शीतकाल वगैरह होता है, तो कुछ कुछ जो गर्मी होता है तो लोग ऐसे हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कोई दिन के लिए छुप जाते हैं जमीन वगैरह, फिर वर्षा वगैरह आता है तब उन लोग आता है, उसको हाइबरनेशन प्रोसेस कहा जाता है। ओके, तो समझ गया ना, तो हो गया सारा आंसर। तो वाटर जो होता है ऐसे बॉटम के नीचे, जो लेक के नीचे जो है ऊपर जमता है, नीचे नहीं जमता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग समझ लीजिएगा कि जैसे कि फीस वगैरह के बारे में बात हुआ, तो फीस वगैरह देखिएगा ना, फीस वगैरह तो ये सब वार्म ब्लडेड बोल दिया, नहीं ये सब कोल्ड ब्लडेड होता है। क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, BLOODED, कोल्ड ब्लडेड। बाकी इसे याद रखिए, जितना भी रेप्टाइल्स देखते हैं ना आप लोग, रेप्टाइल्स वगैरह देखते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह सारा जो है कोल्ड ब्लडेड ही देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कोल्ड ब्लडेड ही देखने को मिलता है रेप्टाइल्स वगैरह। तो रेप्टाइल में जैसे मेंढक आ गया, क्या गया, मेंढक आ गया, स्नेक आ गया, तो ये सब में क्या होता है, ये सब जो आपका कोल्ड ब्लडेड है। ओके, और बाकी बर्ड्स वगैरह है, क्या है, बर्ड्स, और जो आपका जो बर्ड्स वगैरह है, और एक मैमल्स, जो कि मैन वगैरह सब मैमल्स में ही आता है, ये सब वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड, तो ये सब याद रख लीजिएगा। मेंढक का फ्रॉग लिखना चाहिए था ना चलिए मैनेज कीजिए। फिश में ना 2 चैम्बर हार्ट होता है ना, फिश में 2 चैम्बर में हार्ट होता है। मेंढक का हार्ट देखिएगा आप लोग, फ्रॉग में 3 होता है ना, मेंढक और जो स्नेक होता है उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, वो आदमी तो 4 होता है, सबको पता होगा। फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल नहीं है ना, याद, सॉरी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, वार्म ब्लडेड नहीं है, क्वेश्चन फंसाता है कभी कभी। द मानसून रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन्स इन झारखंड, बोला जा रहा है कि जो झारखंड में बारिश आप देखते हैं वह किस मानसून के चलते आता है। बहुत सारा मानसून आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए बताता हूँ। तो यहाँ से मानसून आप लोग देखने को मिलेगा, क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका साउथ है, करिए भाई साउथ और वेस्ट, इधर से मानसून आ रहा है, आंसर साउथ वेस्ट लगा लीजिए। इसीलिए बोलता हूँ ना, मैप वगैरह थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो दक्षिण पश्चिम किधर है, साउथ वेस्ट मानसून देख लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से है, जैसे झारखंड में वर्षा होता है। अब झारखंड में बारिश जो है थोड़ा सा ये पैटर्न समझाते हैं। फर्स्ट टाइम जो झारखंड में जो हिट करता है, केरला तट पर हिट करता है, 1 से 3 जून के बीच में हिट कर जाता है केरला में। पता होगा भारत में सबसे पहले बार मानसून केरला में ही आता है, जहाँ पे जब सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग हैं वहीं पे। तो यहाँ से झारखंड में 15 जून के आसपास ना, कहाँ गया 15 जून भाई, आजा इधर है 15 जून, देखिए ये 15 जून से इसका देखिएगा पैटर्न यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ पे आपको झारखंड देखने को मिलता है, तो यही इसका पैटर्न देखने को मिलता है। तो 15 जून में झारखंड को मानसून आता है, तो यही साउथ वेस्ट मानसून के चलते बारिश होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछते हैं कि तमिलनाडु में देखिएगा विंटर में वर्षा होता है, क्या होता है, तमिलनाडु वाला में जो है विंटर में वर्षा होता है, वह किसके चलते होता है, तो याद देख लीजिएगा, वो जो आप लोग को देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट मानसून के चलते विंटर में वर्षा होता है। साउथ ईस्ट मानसून इधर से आता है ना, बहुत हैवी बारिश कराता है साउथ ईस्ट मानसून। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हैवी बारिश होता है, तो हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसी आप लोगों को पता होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से याद रख लीजिएगा, हम लोग 23 मार्च को ना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 23 मार्च को, 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाए थे, अभी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए थे। अब आज 24 अप्रैल है, जो कि आप लोग पंचायती राज दिवस मनाए हैं। 23 तारीख को क्या था, इंग्लिश डे था, जो कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों था, समझ गया। तो 23 मार्च को आप लोग क्या मनाते हैं, आप लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, इसको याद रखा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टैक्स और ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कौन सा कर नहीं लगाती है, सर्विस टैक्स, एजुकेशन, सेस वगैरह कर, या सीमा कर, या फिर मार्ग कर।
तो देखिए जो टोल टैक्स वगैरह देखने को मिलता है, कभी देखने को मिलता है टोल टैक्स प्लाजा वगैरह पर टैक्स लगता है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है ना। तो जैसे मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह हो गया, तो ये सब जो है से आपको स्टेट स्टाम्प, ठीक है, तो ये सब जो है से आपको कौन लगाते हैं, वो सब लगाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको याद रखिए, कुछ भी टैक्स वगैरह होता है और टैक्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है कि सेंटर वगैरह करता है सब। तो कैंसर क्या हो गया, इसमें मार्कर हो गया। ओके चलिए ये देखिए क्वेश्चन ऐसे कैसे आते हैं ना, टोल टैक्स वगैरह, टोल टैक्स हो गया आपको, ओके, मोटर व्हीकल टैक्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी। अब बोला जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी वगैरह देखने को मिलता है, वह किसके चलते होता है, स्वेलिंग हो जाता है, किस में होता है बताइए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, मैं बताता हूँ किसके चलते होता है। हेपेटाइटिस बी आपको वायरस चलते होगा, प्रोटोजोआ के चलते होगा, बैक्टीरिया के चलते होता है, या नन ऑफ द एबव, किसके चलते होता है। तो हेपेटाइटिस बी आपको देखने को मिलेगा वायरस के चलते होता है। वायरल डिजीज जिस तरह से आपको एड्स देखने को मिलता है, ओके, गोनोरिया देखने को मिले, सिफिलिस देखने को मिलता है, वायरल डिजीज वगैरह जो आपको खांसी जुकाम देखने को मिलता है, उस कोरोना वायरस है, सारा वायरस चलते होता है। तो उसी तरह से हेपेटाइटिस बी भी जो है एक वायरल इन्फेक्शन है, और ये जो है आपका लीवर को अफेक्ट कर देता है ना, लीवर समझ रहे हैं ना, जो कि आपका क्या है, आपको इसको आप लोग बॉडी का कारखाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कारखाना बोलते हैं ना, चलिए रासायनिक कारखाना इसको बोलते हैं। तो ऐसा हो गया। बाकी प्रोटोजोआ के चलते क्या होता है, प्रोटोजोआ के चलते आपको प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स इसका नाम है ना, याद रखिएगा पी वाइवेक्स, थोड़ा सा लेवल आगे करके पूछते हैं। जो आपको जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम देखने को मिलेगा, पी वाइवेक्स के चलते सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। अब बैटरी के चलते आप लोगों को बहुत सारे डिजीज देखने को मिलते हैं, जैसे टीबी वगैरह सबसे फेमस है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो है आपका किस चलते होता है, बैक्टीरिया के चलते होता है। आंसर आपका वायरस हो गया ना। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, जो कोरोना वायरस होता है उसके लिए टेस्ट कौन सा कराते हैं। चलिए बताता हूँ, टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, इसका फुल फॉर्म लिखिए, आरटीपीसीआर टेस्ट का फुल फॉर्म लिखिए। कोरोना वायरस को जांच करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट जब का पॉपुलेशन जो है से देखने को मिलेगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। एससी एसटी समझते हैं ना, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो देखिएगा 2011 का सेंसस जो है अगर आप थोड़ा सा उठा के देखिएगा, जो कि भारत की 15वीं जनगणना थी, तो उसके अनुसार देखिएगा तो जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब देखने को मिलेगा। और ऐसे थोड़ा सा अगर प्रोपोर्शन की बात कीजिएगा तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाया जाता है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा। जनसंख्या और प्रोपोर्शन में अंतर है ना भाई, क्या है, जनसंख्या में और प्रोपोर्शन में अंतर है, थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा जब आप लोग ग्रेजुएट हैं सारे। ओके ग्रेजुएट हैं तो इतना तो मतलब सबको आता होगा। चलिए ओके चलिए मुझे पता है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश इसका आंसर हो गया। ओके और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, मिजोरम लगा लीजिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग देखने को मिलेगा कि जितना भी आप लोगों को पॉपुलेशन देखने को मिलेगा उसका 18.46% आपको देखने को मिलता है। और अगर प्रोपोर्शन की बात कीजिएगा तो मिजोरम में कम से कम लगभग 95%, 94.5% लगभग देखने को मिलता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह। ओके बाकी झारखंड के पर्सपेक्टिव में मैं तो 1000 बार बता चुका हूँ कि टोटल 32 जनजाति यहाँ पे झारखंड में पाया जाता है। ओके क्या आता है, 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें संथाल जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति यहाँ देखने को मिलता है, अभी संथाल। और झारखंड में इसका प्रोपोर्शन कितना है, 34% के आसपास देखने को मिलता है संथाल जनजाति का। और झारखंड में बात कीजिए सबसे पहले संथाल आता है, दूसरा में आपका उरांव आता है, थर्ड में आपका मुंडा आता है, फोर्थ में आपका हो आता है, फिफ्थ में आपका भूमिज आता है, भूमिज भीस एच लिखता हूँ ना। तो इस तरह से कुछ प्रोपोर्शन आता है, तो इस तरह याद रख लीजिएगा। और 32 जनजाति में टोटल 8 जो है आपका आदिम जनजाति आता है ना, इसको भी याद रखिएगा। टेलीग्राम पे बहुत चीज़ मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर नहीं रहे हैं, भरोसा रहता नहीं है, बस कोर्स वगैरह खरीदने के पीछे आप लोग भागते रहते हैं। चलिए हु रोड द बुक क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक बुक किसने लिखे हैं बताइए जरा, क्राई द पीकॉक। देखिए जो बुक लिखे हैं अनीता देसाई लिखे हैं ना, बुक जो है अनीता देसाई के द्वारा यह लिखा हुआ है, तो इसको याद रख लीजिएगा, क्राई द पीकॉक, ये डायरेक्ट बुक है। खुशवंत सिंह सब बहुत बार मैं चर्चा कर चुका हूँ आपकी बुक की, मतलब आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा, बताइए। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया फिर श्रीलंका। तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना। इंडिया का जो नेशनल एवरेज है आपको 382 देखने को मिलता है। क्या होता है, 382 जो है नेशनल एवरेज है जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का अगर आपके पास लैंड है तो उसमें कितना पीपल रह रहे हैं, तो वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और इंडिया के यह हालात 382 है। ओके चलिए थोड़ा सा झारखंड के बारे में पॉपुलेशन डेंसिटी बात कर देते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगा आपको धनबाद में ना, झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी धनबाद में देखने को मिलता है, जिसको याद रखिएगा। और जो झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी है 414 है ना, 414 है।
अच्छा, और इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है? इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है ना, 1103 या 2 के आसपास आप लोग देखने को मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा है। झारखंड में किसका है? धनबाद में। एवरेज कितना है झारखंड का? 414। इंडिया का नेशनल एवरेज कितना है? 382। एशिया में सबसे ज़्यादा किसका है? इंडिया का। तो इसको याद रख लीजिएगा सारा डेटा को। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम? कहा जा रहा है कि थोरियम जो है सबसे ज़्यादा जो है से कहाँ पे पाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है तो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर आसाम। तो देखिए जो थोरियम देखने को मिलेगा, ओके, थोरियम वगैरह रेत होता है ना, सैंड वगैरह, तो उसमें सैंड में जो है सबसे ज़्यादा थोरियम वगैरह आप लोग देखने को मिलता है। तो थोरियम जैसे केरला में इसका लार्जेस्ट डिपॉजिट है। क्या है? केरला में लार्जेस्ट डिपॉजिट है। क्लियर? तो इसको याद रख सकते हैं हम। ओके, तो हो गया यहाँ से। और केरल में याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एक पेरियार टाइगर रिजर्व ना। चलिए, तो ये सब याद रख लीजिएगा। हो गया ना? आप लोग को पता है ना केरला जो है सबसे शिक्षित राज्य है आपका भारत का। ओके, अभी क्वेश्चन आएगा, मैं सोच रहा हूँ उसको जीएस में डालूँ, अभी नहीं बताऊंगा। केरला वगैरह और बिहार वगैरह से क्वेश्चन आ रहा था कुछ इंडेक्स में, पॉवर्टी इंडेक्स समझ में आ रहा होगा कुछ। विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर कैमल ट्रेडिंग? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जेपीएससी में आ चुका है ना। बहुत सारा क्वेश्चन मैं अलग से उठाता हूँ, जेपीएससी से, जेएसएससी, जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है, जो इंपॉर्टेंट बनता है। सो ओके, सब जगह से उठाते रहता हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। बहुत अच्छे लेवल को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मुझे पता है। इन्जॉय कीजिए। पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला या फिर सूरज कुंड मेला, बताइए। इसका देखने को मिलता है आपको पुष्कर मेला आंसर होगा ना। पुष्कर जो मेला है वो आपका ऊंट के लिए है, वार्षिक ऊंट के लिए फेमस है। वो अजमेर राजस्थान में लगता है ना। अजमेर, अजमेर ना, तो याद रख लीजिएगा। ओके, तो पुष्कर मेला है किसके लिए है? तो ऊंट के ट्रेडिंग के लिए है। इसको याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और झारखंड में सूरज कुंड पता है ना। झारखंड में जो सूरज कुंड है वह पूरा जो है से बोला जा रहा है कि एशिया का सबसे गर्म जल कुंड है ना। टेम्परेचर 88 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, कहाँ पड़ता है सूरज कुंड, बताइए। हजारीबाग में पड़ेगा ना, हजारीबाग। और हजारीबाग वहीं है जहाँ से आपका क्या था, सोहराई कोहबर पेंटिंग निकल गया था। बार बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2000 अभी लेटेस्ट 2021 में इसको दर्जा मिला है जीआई टैग का, सोहराई कोहबर पेंटिंग को। तो हजारीबाग से निकल गया है। बाकी छऊ बताया था ना, छऊ को, छऊ जैसे सराय काला खरसावां रीजन से निकल कर आया है। ओके ना, कि कोई दिक्कत है? जो कि सरायकेला खरसावां रीजन से। और अभी तपन पटनायक को तो आपको पता भी है, डिस्कस किया था। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु ऑन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स? एशियन गेम्स में बताना है कि आपको कौन सी महिला थी, जो भारतीय महिला जो कि स्वर्ण पदक जीती थी। पीटी उषा, सुनीता रानी, उसके बाद सैनी अमराहम है, और उसके बाद है कमलजीत संधू। देखिए वो पर्सन थे आपके देखने को मिलेगा, कमलजीत संधू ना। तो कमलजीत सिंधु आपका हो जाएगा। तो वह जो है एशियन गेम में सबसे पहला बार जो है आपको जीते थे। क्या जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। ये सब कब जीते थे बताइएगा। ये जो है से स्वर्ण पदक कब जीते थे और इनका गेम क्या है, थोड़ा सा बता दीजिएगा। चलिए, पीटी उषा को आप लोग क्या जानते हैं? पीटी उषा को आप लोग नाम जानते हैं कोयली एक्सप्रेस के नाम से, आप लोग इनको जानते हैं, सॉरी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं ना। पायली एक्सप्रेस के नाम से इनको जानते हैं। और जो हिमा दास हैं, क्या है, हिमा दास हैं, आसाम से हैं, तो हिमा दास को आप लोग ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी कभी पूछ दें तो इनको पायली एक्सप्रेस बोलते हैं ना। कोयली कुछ कुछ अलग थोड़ा सा याद आ जाता है माइंड पे। तो यहाँ से पीटी उषा वगैरह है, तो सब धावक वगैरह में देखने को मिलता है। और जो हिमा दास हैं वो भी धावक हैं, इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ग्रेट हिमालय? ग्रेट हिमालय जो आप लोग उसका है, उसका हाइट बताइए। तो ग्रेटर हिमालय क्या होता है? एसेल आखिर क्या होता है? एसेल होता है एबव सी लेवल ना। एबव सी लेवल जो है से इसका हाइट बताइए। 8150 मीटर, 8115 या फिर 8890 या फिर 8860 मीटर एबव सी लेवल क्या होना चाहिए? देखिए जो ग्रेटर हिमालय होगा, जो एवरेस्ट का हाइट है वही लगा लीजिएगा आप लोग ना, तो 8850 होगा। ओके, चलिए। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है ना। और बाकी इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन देखने को मिलेगा? आपको कंचनजंगा देखने को मिलेगा। 85-86 जो है आपको इसका लेंथ देखने को मिलेगा। और कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा, टोटल में आपको समझाया था कि जो यूनाइटेड नेशनल का हेरिटेज साइट्स वगैरह है, ओके, धरोहर में, उसका सूची में यहाँ पर मिक्स साइट में आता है। क्या आता है? मिक्स्ड में आता है। ठीक है, मिक्स साइट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स? बुलेट प्रूफ जैकेट्स आप लोग देखेंगे गोली वगैरह मारने पर भी टूटता वगैरह नहीं है, मतलब उसके अंदर से आप लोग को गोली नहीं पास होता है। तो उसको किसका यूज करते हैं? उसको आप लोग यूज करते हैं नायलॉन 6 का, रेयन का, केवलर का या फिर डेक्रोन का, किसका यूज करते हैं? तो वह देखिए पॉलीमर आपका यूज होता है, नायलॉन 6 का यूज किया जाता है। नायलॉन 6 यूज होता है या फिर बुलेट प्रूफ समझते हैं ना, तीतर समझते होंगे बुलेट प्रूफ क्या होता है।
इसको बनाने के लिए देख लीजिएगा, आपको एडीपी के एसिड के साथ आप लोग को देखने मिलेगा हेक्सा मिथाइलिन डाइएमाइन का यूज किया जाता है और उसके साथ एडीपिक एसिड ना। तो कहीं पूछ दे कि कौन एसिड लगता है तो एडीपिक एसिड लगता है। इसके बाद यहाँ पे देखने को मिला बुलेट प्रूफ अगर देखने को मिल जाता है, यहाँ से मटेरियल बन जाता है और उसमें से गोली वगैरह पार नहीं होता है। तो ये नायलॉन 6 इसका यूज किया जाता है। ओके चलिए, नायलॉन 6 बन जाता है। तो यही सारा है। रेयान वगैरह को आप लोग आर्टिफिशियल सिल्क वगैरह बोलते हैं, तो पता होगा आपको ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है बताइए। इट सिक्योर्स 5% ऑफ द टोटल वोट्स पोल। 5% अगर वोट टोटल वोट्स का अगर पता कर ले, मतलब इसको सिक्योर कर लेता हो। इट कॉन्टेस्ट इन ऑल द कंस्टिट्यूंसी। सभी चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहिए। इट कैप्चर्स पावर इन मोर देन 4 स्टेट। 4 स्टेट में पावर अगर ले आता है तब। या इट सिक्योर 6% ऑफ द वोट पोल्ड। ये 4 राज्यों में, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे 4 राज्यों लिखना होगा। तो 4 राज्यों में हुए मतदान का 6% अगर जो वोट अगर सही से प्राप्त कर लेता है, ओके 6% वोट प्राप्त करता है, तो वो उसको दर्जा दिया जा सकता है। तो कौन जो है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताइए। तो देखने को मिलता है यह जो है 6% अगर 4 स्टेट में, 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट, इन 4 स्टेट वगैरह में ज़्यादा स्टेट में अगर 6% ज़्यादा वोट ले आता है ना, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है से आपका पार्ट जो है से आपको देखने को मिलेगा 15 में आता है ना जी, कि 25 में आता है? पार्ट 25 में आएगा। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20। द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट। देखो क्योंकि फल वगैरह को जल्दी पका दिया जाता है, तो उसको कौन सा यूज होता है? ईथर वगैरह, अमोनिया, एसिटिलीन या फिर एथिलीन गैस, किसका ये आप लोग यूज कीजिएगा? तो देखिए आप लोग को देखने को मिलेगा जो आप लोग यूज करते हैं फल वगैरह को पकाने के लिए, ओके, तो आप लोग उसमें यूज करते हैं गैस का इथाइलिन गैस का। किसका? इथाइलिन गैस का यूज करते हैं। ओके चलिए, इसका फार्मूला होता है C2H4 ना। क्या होता है? C2H4। यानी कि इथीन का नाम है इथाइलिन। इथीन जो होता है, C2H4 किसका नाम है? डबल वन पड़ेगा इसमें, बताया था ना, CnH2 फार्मूला। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो है से इथीन हो गया, इथाइलिन को इथीन बोलते हैं, तो इथीन भी रहे तो ऑप्शन में लगा लीजिएगा। एसिटिलीन जो होता है, इसका नाम ऐसे भले दिख रहा होगा बट फार्मूला इसका C2H2 होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइन ना। इसमें ट्रिपल बॉन्ड पड़ता है, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अमोनिया गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3 फार्मूला होता है। अब इसको बनाने के लिए एक हार्बर प्रोसेस है ना, तो याद रखिएगा अमोनिया बनाने के लिए हार्बर प्रोसेस का यूज किया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ कुछ ISC का जो पोर्सन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो वो सभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और मैं जो क्वेश्चन आपको अलग अलग पार्ट में बता रहा हूँ साइंस वगैरह का, तो उसमें मैं उसी लेवल का प्रोवाइड कर रहा हूँ जिस लेवल का पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा गया है या जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ओके, आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। विच संथाली प्ले राइटर हैज़ ऑन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज और हर नोबल राही रावण कान्हा। तो यानी कि राही रावण कान्हा देखने को मिलेगा, एक नाटक है, तो उसके लिए जो है से साहित्य अकादमी अवार्ड किनको मिला गया? विश्वनाथ टुडू, उसके बाद उषा किरण खान, भोगला सोरेन या फिर तिलका मांझी। बताइए जरा। चलिए, आंसर होगा भोगला सोरेन। तो भोगला सोरेन को याद रखिएगा, यही सारा है। ओके, तो भोगला सोरेन जी हैं, तो यही बुक लिखे हैं। और किस भाषा से है? तो आप लोग को संथाली भाषा से है ना। चलिए, संथाली भाषा की एक लिपि ओल चिकी, जो कि डेवलप किसके द्वारा किया गया? रघुनाथ मुर्मू। रघुनाथ मुर्मू को आपको गुरु गोमके के नाम से जानते हैं ना, गुरु गोमके जी जी। और जो आपको मारंग गोमका देखने को मिलेंगे वो कौन है? आपके भूल जाऊंगा लगता है ना, कभी कभी जो मारंग गोमका है ना, वो आपको देखने को मिलेगा जयपाल सिंह मुंडा को ना, मारंग गोमका। ठीक है, तो यही है। सर्च मतलब थोड़ा सा माइंड को घुमा रहा था, दिमाग के घोड़े दौड़ रहा था, कहीं कुछ उल्टा पलटा नहीं बोल दिया, क्योंकि बहुत जगह से मतलब अभी से लगा हुआ हूँ, बहुत देर से टाइम से मतलब बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा दिमागी दर्द भी हो जाता है। भोगला सोरेन हो गया ना। बाकी तिलका मांझी वगैरह के सर तो पता होगा, झारखंड वीडियो पढ़ा रहा हूँ, तो देख लीजिएगा। आंसर भोगला सोरेन हो गया। क्यों भग रहे हो भाई? इन विच ईयर वाज झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म्ड कंप्राइजिंग 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ संथाल परगना एंड छोटा नागपुर। कहने का मतलब है कि 18 जिलों को और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 2095, 10 या फिर 90? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होना चाहिए 1995। 1995 में आप हम लोग किए थे, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन किए थे। अगर थोड़ा सा इसमें अंदर से बात करें तो टोटल 180 मेंबर इसमें थे। क्या थे?
अब कब किया गया था, थोड़ा सा डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त को ना, क्या 9 अगस्त को किया गया था, तो याद रख लीजिएगा। तो 9 अगस्त को फॉर्म किए थे हम लोग, 9 अगस्त 1995 को। तो इसका हो गया झारखंड राज्य स्वायत्त परिषद का गठन। और वहाँ से देखिएगा 180 मेंबर थे, तो उसमें 162 जो है से आपको अलग अलग प्रांत से देखने को मिला, क्योंकि झारखंड में 81 सीट है, पता है ना आपको। 81 में से हर एक सीट में से आप लोग देखने को मिलेगा 2-2 मेंबर हम लोग ले लिए, तो 162 हो गया। बाकी 18 मेंबर इसमें नॉमिनेटेड थे, तो याद रख लीजिएगा, 81 को उलट दीजिएगा और 18 आ जाएगा। तो 162 इसका दुगना कर दीजिएगा, तो 162 मेंबर आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट किए गए थे, बाकी 18 मेंबर को नॉमिनेट किया गया था। तो ऐसे मेंबर इनके थे। 1995 में सारा एक क्रियाकलाप देखने को मिलेगा, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन। ओके, कोई दिक्कत है? हाउ मेनी पीपल हैव सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 2000? अब तक देखने को मिलेगा झारखंड में कितने लोग हैं जो झारखंड में चीफ मिनिस्टर की सेवा दे चुके हैं, बताइए जरा। 6, 5, 7 या फिर 8, कितने होना चाहिए? आंसर इसका होगा आपको 6 होगा ना, 6 होगा। अब यहाँ से मत देखिएगा टोटल, अगर कोई आदमी अगर सेकेंड टाइम अगर बनता है, क्या होता है, सेकेंड टाइम अगर बनता है तो उसका हम लोग मेंबरशिप नहीं गिनते हैं कि चौथा आ गया, पाँचवा आ गया। वो कितने मुख्यमंत्री बने टोटल आपसे ही पूछा गया है। जैसे बात कीजिएगा झारखंड में आपका शिबू सोरेन जी हैं, और क्या नाम था उनका, अर्जुन मुंडा जी हैं। दोनों 3-3 बार झारखंड में आपका मुख्यमंत्री की सेवा दे चुके हैं, तो उनको अभी मत काउंट कीजिएगा कि ऐसा यहाँ से 8वां 18वां हो गया, 15वां हो गया, इस तरह पोजीशन चला गया, उस तरह से नहीं जाएगा। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे या तो मतलब जो आप लोग देखने को मिलते हैं, हेमंत सोरेन पहले भी अगर बन चुके हैं, दूसरी बार बने हैं, तो उनका पोजीशन काउंट नहीं होगा ना, तो होगा 5th नंबर के थे, तो अभी टोटल 6 ही अब तक बन चुके हैं। ओके, चलिए। बाकी रघुवर दास आपको 6 CM देखने को मिले थे, 2014 से लेकर 2019 तक इनका टाइम पीरियड था, इसको याद रख लीजिएगा इनके बारे में। और पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, और पहला बार ऐसा एक मुख्यमंत्री बने थे जो कि फुल टर्म ऐसे आप लोग कंप्लीट किए थे ऑफिस ना, तो याद रखिएगा। ऐसे मतलब झारखंड में हालात होता है, मतलब इतना करप्शन यहाँ पे है ना झारखंड में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोग का बहुत सारे एग्जाम, सचिवालय एग्जाम कब से कैंसिल होता है, हो जाता है। जेपीसी एग्जाम कब से होता है, कैंसिल हो जाता है। अगर एग्जाम होना भी हो तो केस हो जाता है, मतलब बहुत लफड़ा चलता है। स्टूडेंट लोग तो ऐसे ही पागल हो जाता है आधा से ज़्यादा। मतलब ये स्टूडेंट कितना तैयारी करता है, कितना कष्ट करता है, लेकिन उन लोगों को सब पता नहीं है, मतलब पता नहीं क्या करता है सब। एक सिस्टम को एकदम ट्रांसपेरेंट बना देना चाहिए। स्टूडेंट को सारा मतलब सारा आजकल कोई कष्ट है ना, कष्ट में है तो सब स्टूडेंट ही है। बेचारे लोग इतना मेहनत दिन दिन रात करते हैं, लेकिन उनके अनुसार मतलब कोई चीज़ का टाइम पर नहीं कराया जाता है। अगर स्टूडेंट को भरोसा हो ना कि मतलब हाँ चलिए 1 साल में तो हर एक साल एग्जाम मगर लेगा, तो स्टूडेंट अपना बहुत हद तक तैयारी करके एग्जाम को क्लियर करेगा, लेकिन होता ही नहीं है। 4 साल 5 साल में होता है। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा तैयारी अच्छा से करवा दीजिए, ये मेरा एक पहला एग्जाम है। तो डियर देखो, तुम्हारा पहला एग्जाम हो सकता है या अंतिम एग्जाम भी हो जाए, ऐसा ऐसा सिचुएशन झारखंड में होता है ना, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, तो तैयारी थोड़ा सा अच्छा से रखिएगा। समझ गए सारा चीज़ ना, तो टोटल 6 आंसर लगा लीजिएगा, 7-8 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है? आपको देखने को मिलेगा कौन है भाई, हेमंत सोरेन जी हैं, और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। क्वेश्चन 24, नेम द पर्सन हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द राजभवन ऑफ झारखंड। राजभवन किस प्लेस को कहा जाता है? जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गवर्नर रहते हैं, मतलब कोई भी स्टेट का गवर्नर रहते हैं, यानी कि राज्यपाल का जो आवास निवास स्थल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जो है राजभवन। तो कौन के हैं? रिचर्ड ब्रोड्समैन, एंड्रयू बेनार्ड, जॉर्ज बेनार्ड या फिर सैडो बेनार्ड, कौन किए हैं? तो देखने को मिलेगा आपको ये जो सैडलो बेनार्ड है वही जो है आर्किटेक्ट है ना। जैसे बहुत सारे देखे होंगे दिल्ली वगैरह में, आप लोगों को संसद भवन वगैरह होगा, हर्बर्ट बेकर सेक्रेटेरिएट वगैरह देखे होंगे, जो एडवर्ड लुटियंस वगैरह थे, सब डिजाइन वगैरह किए थे। तो उसी तरह से सबका डिजाइन होता है। तो संसद भवन का डिजाइन किए थे सैडलो बेनार्ड के द्वारा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह ना। चलिए, झारखंड में ज़्यादा देखिए, झारखंड जो क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा टाइम खपाने की जरूरत नहीं है। मुझे जहाँ लगता है कि ज़्यादा चीज़ बताना चाहिए मैं बताता हूँ, और सारा चीज़ मैं वही बताता हूँ जो कि पास्ट में आता है। तो मेरा लेक्चर आप लोग झारखंड का भी देखिएगा ना, तो मतलब बहुत चीज़ तो दिमाग में छपवा दूंगा। लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हैं क्योंकि चैनल नया है, आपको मतलब हर चीज़ तो खुल के बताता हूँ। चैनल नया है तो लोग ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट जो ट्रस्ट किए हैं उनको एग्जाम में पता चलेगा ना कि क्या था। ओके, चलिए, अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा यार। मैं इतना बकवास इसलिए करता हूँ ना कि मुझे पता है कि चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छी चीज़ों को मतलब फैलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको पता होगा बुरा चीज़ बहुत ज़्यादा फैल होता है, जैसे काचा बादाम, कोई सेंस नहीं है, बस फैल गया बिना मतलब के। और इतना आप लोग पढ़ाते रहे यूट्यूब पे, जो आप लोग एजुकेशनल वाले होते हैं इतना मेहनत करते रहते हैं, कुछ होता है बहुत दिन के बाद उनको सक्सेस मिलता है। हमें कच्चा बादाम चला दीजिए ना, बस खत्म कहानी। एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है झारखंड पर्सपेक्टिव में, कोल रिजर्व फर्स्ट, आयरन रिजर्व। बताइए कि झारखंड में किस किस में जो है से करेक्टली मैच है। कोल रिजर्व कहा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट में है, आयरन और रिजर्व में झारखंड सेकंड स्थान पे है, कॉपर रिजर्व में थर्ड स्थान पे है, बॉक्साइट रिजर्व में 7th स्थान पे है, या माइका रिजर्व में 2nd स्थान पे है।
तो क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ से गड़बड़ पार्ट कौन है, बताइए बताइए बताइए, टाइम दे रहा हूँ। जो गड़बड़ पार्ट देखने को मिलेगा पार्ट नंबर ई, माइका रिजर्व में हम लोग जो है सेकंड स्थान पर नहीं है ना, माइका रिजर्व में हम लोग का पोजीशन 5th पोजीशन पे है। और कोडारो में बहुत ज़्यादा होता है, मानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन में झारखंड नहीं है। ओके, फर्स्ट नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश ना, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो अबरक सबसे ज़्यादा होता है, माइका ना। चलिए क्लियर। चलिए कोडारमा फेमस है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसके लिए? अबरक के लिए। बाकी कुछ कुछ चीज़ मैं समझता हूँ, क्या बताता हूँ। जितना भी मिनरल है इंडिया में उसका 40% झारखंड में पाया जाता है। जो आयरन और देखने को मिल रहा है, पहले कोयला से स्टार्ट करते हैं ना, कोयला से। कोयला सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा 28%, आयरन और लगभग 26% देखने में मिलता है, बताता हूँ 25.7 होता है। और जो कॉपर होता है, क्या होता है कॉपर में और में हम लोग कितना नंबर पे हैं? वो है 18%। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, डेटा को बार बता दो ताकि छप जाए दिमाग में ना। चलिए ये आपका आयरन वाला हो गया, टोटल 40%। ओके चलिए, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एस्क है ना, और इसे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O ना। 2H2O क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है ना, क्रिस्टलन का जल। पूछ सकते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, 10th में डायरेक्ट है। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस? आप लोग देखिएगा जो डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो स्टेट में हाईएस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। DK पांडे, RK पांडे, नीरज सिन्हा या फिर SK पांडे? बताइए जरा क्या होना चाहिए? पहले DK पांडे थे लेकिन अब नहीं है ना, इसका आंसर होगा नीरज सिन्हा। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, प्रेजेंट में जो नीरज सिन्हा जी है वही आपका डीजीपी ऑफ झारखंड हैं, तो इसको याद रखा जाए, नीरज सिन्हा जी हैं, डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। विच स्टेट इज नॉट वन ऑफ द स्टेट्स इंक्लूडेड इन द चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट? देखिए चांडिल हाइड्रो पावर प्लांट झारखंड से रिलेटेड है, तो बताना है कि यह ट्राईपेट्रिएट देखने को मिलेगा। 3 जो राज्य है उसके बीच यह मतलब के से मिलकर बनाया गया है यह चांडिल डैम। तो वह इसमें कौन नहीं है? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल या उड़ीसा? कौन नहीं है इसमें? इसका आंसर आपको बिहार देखने को मिलेगा। बिहार जो है से आपको चांडिल जो डैम है, हाइड्रो पावर जो चांडिल जो विद्युत परियोजना है उसमें बिहार नहीं है ना, क्या है? बिहार नहीं है। बाकी झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा देखने को मिलेगा। यह जो है स्वर्ण रेखा रिवर पर है ना, सुवर्ण रेखा ना, सुवर्ण रेखा रिवर पर बनाया गया, इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर, 3 स्टेट में इस पर काम कर रहा है। बाकी स्वर्ण रेखा रिवर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू नागड़ी विलेज आपको रांची में देखने को मिलता है। क्लियर, और स्वर्ण रेखा रिवर का लेंथ 474 मीटर होगा। इसके जो अपने कोर्स के दौरान, अपने जो रिवर होता है उसके कोर्स के दौरान, यानी कि यहाँ से जब बहती है तो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। इसके सहायक नदी आप लोग को देखने को मिलता है खरकई वगैरह ना, खरकई वगैरह जो रिवर है इसके सहायक नदी है। ओके, तो स्वर्ण रेखा हो गया, तो ये सब देख लीजिए कुछ कुछ चीज़ें। ओके, कहाँ से निकलती है? आंसर क्या हो गया? आंसर बिहार हो गया। बिहार इसमें नहीं है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा किस पे? स्वर्ण रेखा रिवर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट कार्व्ड आउट इन 1991? 1991 में किस इनमें से किस जिले को नहीं बनाया गया था? बताइए। बोकारो, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग? क्या आंसर होना चाहिए? बताया जाए। देखिए इसका आंसर होगा आपका डी, हजारीबाग को जो है से आपको 1991 में नहीं बनाया गया था, बहुत पहले का बात है ना। बाकी बोकारो, चतरा, गढ़वा को सबको 1991 में फॉर्म किया गया था, इसको याद रखा जाए। क्वेश्चन 29 देखते हैं। विच इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर द यूएन्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 2022? 2022 का था, हम लोग 3 प्लेस जंप कर गए थे ना, तो 3 प्लेस जंप करके हम लोग का भी करंट पोजीशन 136 है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाने की संभावना यही है कि इंडिया का पोजीशन क्या है या सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड या फिर नीदरलैंड? क्या होना चाहिए? बताइए। इसका होगा जो हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड में देखने को मिलेगा फिनलैंड। कौन प्रस्तुत करता है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इसको किया गया है ना। ओके, समझ गए। तो 136 हो गया इसका पोजीशन, इंडिया का है ना, और बाकी फर्स्ट पे आपका फिनलैंड देखने को मिलेगा। कैपिटल इसका हेलेंसिकी हो गया, करेंसी यूरो यूज करता है। ओके, फिनलैंड ना। चलिए, यूरोपियन कंट्री है एक फिनलैंड, सबसे खुशहाल यही है। यहाँ से 2 चीज़ याद रख लीजिएगा ना, आप लोग को देखने को मिलेगा। 2 इंडेक्स होता है वर्ल्ड बैंक का ना, वर्ल्ड बैंक का है वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। वर्ल्ड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट देखने को मिलता है, वर्ल्ड बैंक करता है। अब एक IMF के द्वारा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होता है IMF के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को आप लोग जो है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का ट्विंस कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। इन लोग दोनों का क्वार्टर वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा ना, वाशिंगटन DC कैपिटल ऑफ अमेरिका USA।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आता है, ऑब्जेक्ट वेट्स मैक्सिमम इन द, ऑब्जेक्ट का वेट मैक्सिमम कब कहाँ होगा, एयर में, वाटर में, हाइड्रोजन में, वैक्यूम में। वैक्यूम का स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुत लोग VACCUM लिखते हैं, गलत हो गया, VACCUM होता है सही ना, तो देख लीजिएगा, बहुत लोग गलत लिखते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्यूम होगा वही इसका सही आंसर है। जो ऑब्जेक्ट होता है सबसे ज़्यादा उसका वेट वैक्यूम होता है, कहीं कहीं से कोई फोर्स वगैरह उस पर लगता नहीं है। वेट देख लीजिएगा, W=mg होता है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक एक्सेलरेशन होता है, और वेट मास इंटू आपका देखने को मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ना, तो यही वेट होता है, एक तरह का ये फोर्स होता है ना, इसका सेंट न्यूटन होता है। आप लोग पता होता है कि वेट क्या होता है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट इज W=mg हो गया ना, तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा उसका वेट होगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे, यहाँ तक आते हैं। तो जेच जरूर लिखिएगा, टेस्ट कैसा लगता है जरूर बताइएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। वंदे भारतम।